नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज देखेंगे कंप्लीट GS2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे GS2 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। क्या है GS2 सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, 22 पॉइंट जो सिलेबस में दिए हुए हैं, कैसे इसके कंप्लीट नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि हर टॉपिक पे जो भी आपसे पूछे आप उसका सही उत्तर 120 वर्ड में, 200 वर्ड में लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, पिछले साल का पेपर भी देखेंगे, कैसे सवाल आते हैं, पेपर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सारा सल्यूशन बताऊंगा कि कहाँ से आपको इस चीज़ों को कवर करना है, तो वीडियो में बने रहिए। इससे पहले मैंने हिंदी की स्ट्रैटेजी बताई है, उसको देखिए। GS1 को देखिए, GS2 है, ऐसे ही करके GS3, 4, 5, 6 सबकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। हर एक तैयारी की अपडेट्स आपको यूपीपीसीएस की इस चैनल पर मिल जाती है तुरंत, सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले देखिए GS2 में आप एक छोटी सी बात समझिए क्या क्या आता है। GS2 में जो यूपीपीसीएस में है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, सब कुछ आ गया भारत के संविधान में कि संविधान बना कैसे। ठीक है, संविधान कैसे बना, संविधान में जो स्ट्रक्चर है, पावर डिवीजन है, केंद्र और उसके बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहने का संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी चुनाव आयोग है, संवैधानिक बॉडी, गैर संवैधानिक बॉडी, सब आ गया। दूसरा जो आता है इसमें सोशल इश्यूज़ आते हैं। सोशल इश्यूज़ मतलब जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है, महिलाओं के लिए क्राइम बढ़ता जा रहा है ना, और NGO का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है, जो भी समाज में, ये करंट रेलेवेंट ज़्यादा रहता है ना, करंट रेलेवेंट रहता है। प्लस तीसरी चीज़ जो सब्जेक्ट है इसमें, इंटरनेशनल रिलेशन, IR। ठीक है, इंडिया चाइना से क्या रिलेशन चल रहा है, कौन से नए पैक्ट साइन हुए, US से क्या चल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये सब, तो ये भी पूरा पूरा करंट रेलेवेंट रहता है। तो कहने का मतलब है GS2 में जो सबसे ज़्यादा, एक है पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, एक है गवर्नेंस, IR, सोशल इश्यूज़। तो इसमें 60% रोल जो रहता है वो करंट इश्यूज़ का रहता है, करंट अफेयर्स का, मतलब जो भी न्यूज़ में रहता है उसी को स्टैटिक से लिंक करके पूछ लिया जाता है। जैसे जैसे आप एक चीज़ समझिए, जैसे फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, आर्टिकल 280 में दिया है। अब अगर इस साल फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि कितना किसको टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है राज्यों और केंद्रों के बीच में, तो प्रेजेंट का डाटा आपसे पूछ लेगा कि प्रेजेंट बताइए, और प्लस फाइनेंस कमीशन का क्या रोल रहता है। तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, कौन अपॉइंट करता है, कितना कार्यकाल होता है, कितने सदस्य होते हैं, ये स्टैटिक का हो गया। प्लस जो प्रेजेंट में उसने डाटा दिया है वो, ठीक है, ऐसे लिंक करके बनता है। ऐसे ही IR में अगर पूछ लेगा भैया यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेड पे, इंडिया के स्टूडेंट्स जो वहाँ पे थे कैसे उनको लेके आया गया, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो करंट ओरिएंटेड कहने का मतलब है GS2 ज़्यादा रहता है। ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप का नया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिए, समझ लो। तो करंट ओरिएंटेड कहने का मतलब ज़्यादा है। आप इसको करने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में जो चटपटी मसाला आती बीजेपी की है वो सब नहीं, न्यूज़पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ना, जैसे लेट सपोज CAA आया, ठीक है, अब CAA प्रेजेंट में क्या है, पीछे CAA में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है वो देखना है, सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छिनती है, ये सब आपको पीछे से लिंक करना है, और प्रेजेंट में जो चल रहा है, समझ लो। तो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, एडिटोरियल ज़्यादा पढ़ना है, हिंदी मीडियम के अगर तो एडिटोरियल पढ़ें। सोशल इश्यूज़ क्या समाज में चल रहे हैं, कैसे बच्चों, गरीबी जो है, पोवर्टी कैसे चल रही है, और सरकार कैसे इसको हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चला रही है ना, राशन दे रही है, घर दे रही है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड दे रही है, किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है ना, तो क्या क्या समस्याएं हैं, ये भी करंट ओरिएंटेड है। तो कहने का मतलब है अपने आप को जब अध्ययन करेंगे आप न्यूज़पेपर का डेली, तो कई चीज़ें सीखेंगे। रील्स, फ़ोन, इन सब में टाइम बर्बाद करने से आपका कोई विकास नहीं होगा, खाली बस वीडियो देखेंगे, गम में सोए हैं, गम में जाके बस ये सब मटकते देखो बस, है ना। ये वो क्या चल रहा है आजकल, बद्दो बद्दी, क्या है यार, ऐसे ऐसे ट्रेंड चलते हैं, समझ लो। तो इन सब में फंसे रहोगे, दिमाग और उलझन ही देता जाएगा। तो कहने का मतलब है आप अध्ययन करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे लोगों का इंटरव्यूज़ देखिए, बिग पिक्चर जो आती है, संसद जो TV है, संसद,
उस पर बिग पिक्चर की डिबेट आती है, वो देखिए। अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट देखिए अच्छे टॉपिक पे। ये नहीं आज तक लगा लिया संबित पात्रा, है ना, कि ये सब नहीं देखना आपको, ठीक है, समझ के चलिए। अब सिलेबस डिस्कशन करता है, जो 22 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का मतलब समझे सब कुछ इसमें आ गया, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ गया। उसका ऐतिहासिक आधार कैसे बना, चार्टर एक्ट कैसे आया, कैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, सब कुछ। उसका विकास, विशेषताएं, संशोधन क्या क्या हुए हैं ना, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, महत्वपूर्ण प्रावधान जो भी हैं, आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान के आधारभूत प्रावधान यानी आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है इसमें, संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। अब देखिए जैसे संघ यानी केंद्र हो गया और नीचे राज्य हो गया, इनके बीच में शक्तियों का जो स्थानांतरण है, उत्तरदायित्व क्या है कि जैसे केंद्र है, केंद्र किन सब्जेक्ट पे काम करता है, राज्य किन सब्जेक्ट्स में काम करता है, किन सब्जेक्ट में दोनों मिल के काम करते हैं, ये भी करंट ओरिएंटेड रहता है। पर आपको थोड़ा लिंक करना पड़ेगा किससे, स्टैटिक से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की क्या भूमिका है, ये भी करंट से रिलेटेड, प्लस वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र संस्थाएं, जैसे नहीं इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, वाटर काउंसिल है ना, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, ये सब। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उदय एवं उनका प्रयोग। सारा सोल्यूशन सिलेबस में होता है, सिलेबस अच्छे से पढ़ा करो। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से तुलना, मतलब भारत का संविधान से दूसरे देशों के संविधान की तुलना, जैसे यूएस का संविधान। अब देश तो 190 है, क्या सबका आता नहीं, कुछ लिमिटेड, जैसे यूएस है, फ्रांस का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, जापान है, जर्मनी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट यूएसएसआर है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट देशों के संविधान से तुलना करी जाती है इसकी, सारे देशों से नहीं। वो भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएंगे, जितने नोट्स दिए जाएंगे उतना ही इनफ होंगे, सब आपको नहीं करना है। संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेषाधिकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना है ना, एग्जीक्यूटिव जो मंत्री परिषद है, जुडिशरी है, उसका संगठन, कार्य, सरकार के जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, ये सब हो गया। पीआईएल जनहित याचिका हो गई आपकी। आरपीए एक्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीए एक्ट 1951 है ना। आरपीए एक्ट किसके थ्रू कैसे किसको हटाया जाता है, ये तो करंट से बहुत लिंक करता है ना, तो आरपीए एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ किसकी हुई है और कैसे, और जैसे आईएएस है, यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके चेयरमैन कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे काम करता है ना, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, क्या काम है, ये सब उत्तरदायित्व। सारी संवैधानिक पद, यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, ये सब संवैधानिक जो बॉडी है। और नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, ओबीसी है, ये सब। संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग है ना, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं है ना, समझ लो, जो नीति आयोग वगैरह के बारे में पूछ लेगा। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, जैसे आयुष्मान हेल्थ कार्ड आया है, हर घर जल आया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, गरीब आवास योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, तो ये सब स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, सारी स्कीम्स के बारे में, उसका मोटो क्या है और वो स्कीम किसको टारगेट कर रही है, गरीबों के लिए है, किसान के लिए है, वुमेंस के लिए है ना, हेल्थ सेक्टर के लिए, किसके लिए, समझ लो। दिमाग अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहे तो दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, एकदम भोंदू नहीं होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, एकदम समाज का कीड़ा बनना पड़ेगा, समाज में आपको रहना है। तो समाज की सारी समस्या को कैसे आप दूर करोगे, अगर एसडीएम बन गए तो ये तो तब दूर कर पाओगे जब आपको समाज की समस्या ही पता होगी, है ना। समाज में क्या क्या समस्या है, समाज में खाली दिल दुख दर्द यही नहीं पढ़ा किया है मेरे महबूब, यही नहीं है, बहुत सारी समाज में समस्याएं हैं, समझ लो। चलो, विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी जो एनजीओज होते हैं उनकी क्या भूमिका है। स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जैसे नहीं बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। विभिन्न समूह एवं संघ अभिदाता, सहायता संस्थान, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे अमूल वगैरह है, देखो। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, है ना। तो मतलब कहने का है कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जनसंख्या के लिए, मतलब केंद्र और राज्यों में जो स्कीम्स चल रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास से प्रबंधन, इसका मतलब समझे, ये है सोशल इश्यूज, जो भी हेल्थ में काम हुआ है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम हुआ, मिड डे मील्स वगैरह आई हैं, क्या काम हुआ है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आत्मनिर्भर भारत, है ना, ये सब क्या स्कीम्स चली हैं वो सब। तो कहने का मतलब है इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस करना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब
गरीबी और भूख से संबंधित विषय, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, क्या क्या स्कीम सरकार चला रही है, अगर आपको नहीं पता होगा तो नंबर नहीं ले पाओगे। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, उसका अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर जो होता है, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब क्या है। तो इसके वन लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है, उसका उपयोग क्या है, सिटीजन चार्टर एक्ट क्या है। तो ये कंप्लीट GS2 का नोट्स, GS1 का नोट सब मिल जाएगा आपको, परेशान ना हो। लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। अब ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है लोकतंत्र में। भारत एवं पड़ोसी देशों से संबंध, IR शुरू हो गया। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार क्या हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट MOU साइन हुए हैं। भारत के हितों, अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ, ये भी IR है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे WTO है, यूनेस्को है, UN है, NATO है, ये सब क्या है, इनका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब। तो ये भी करंट ओरिएंटेड रहता है। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स। ठीक है, यही सेम चीज़ इंग्लिश में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट्स रिलेशन, समझ रहे हो, वही सब है ना, इंग्लिश में जो बताया मैंने। अब देखिए इसकी पेपर दिखाता हूँ आपको। और देखिए अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं GS 1 2 3 4 5 6 का कंप्लीट, तो अगेन स्टडी मटेरियल आप हमारा ले सकते हैं, जिसमें देखिए GS2 के पॉइंट पूरे 22 पॉइंट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। GS1 के पूरे नोट्स मिलेंगे, GS3, GS4, GS5, GS6 पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट कंप्लीट पॉइंट वाइज मटेरियल, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। और प्रैक्टिस करने के लिए पूरे 6 पेपर के 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर, की कैसे आंसर्स को लिखना है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ, वो भी इतने कम प्राइस में, लाखों रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं इसके। 500 क्वेश्चन, इतना आप समझ जाओगे कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। हाँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। कोई डाउट हो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं कि कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे आंसर की फ्रेमिंग करी जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार वो भी दिए जाएंगे। समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ पे अगर आप लेना चाहते हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो पूरे GS के जो 6 टॉपिक है उसके करंट अफेयर्स भी मिलेगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारी स्कीम, सारा डाटा मिल जाएगा। प्लस 5 मॉडल ऐसे भी मिल जाएंगे अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग GS2 के पेपर पे, ठीक है, 2023 का ये GS2 का पेपर है, देखते हैं इसको। देखिए अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन करना है। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म काफ़ी न्यूज़ में था। अब जुडिशियल एक्टिविज्म आपको पता होगा कि जब जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट इतना ज़्यादा सक्रिय रहता है, संविधान में कुछ भी परिवर्तन हो, कोई भी कानून बने तो हर मामले में टांग अड़ाए, तो इससे क्या होता है, गवर्नेंस पे बहुत इम्पैक्ट आता है ना। तो ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स का चीज़ थी ये। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में देखो डायरेक्ट पॉलिटी का सवाल है। अब देखो कैसे इसको करंट से लिंक करा गया। जुडिशियल एक्टिविज्म ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेगा, संविधान में, और प्लस उसको करंट से रिलेट कर दिया था। तो ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा करके, आप उसके लिए परेशान मत हो। अब जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, तो जब तक आप अनुच्छेद 72 नहीं पता होगा कि ये जो है प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा करने की शक्ति, उससे डील करता है ना, के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति की अधिकार से किस प्रकार भिन्न होता है। समझ लो। अब आपको ये पहले लिखना है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 161 में है। तो ये तब कर पाओगे जब संविधान पढ़ोगे अच्छे से। समझ लो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये चीज़ बताने की। जैसे राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। तो ये भी चीज़ें आपको करंट में पढ़नी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, इस पर टिप्पणी करनी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो ये सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। समझ लो। स्वयं सहायता समूह की संरचना और उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी करिए, तो ये स्टैटिक का सवाल है, ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे वो काम करता है। डायरेक्ट सवाल आता है, सिर्फ नोट से इसको पढ़ा जा सकता है, बहुत छोटा 8 नंबर का है, 120 वर्ड मात्र लिखना है। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्लस स्टैटिक का सवाल है, गवर्नेंस का। अब देखो ये IR का आ गया, द फेलियर ऑफ शार्क फोर्स इंडिया टू स्ट्रेंथन बिम्स्टिक, सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टिक को सशक्त बनाने के लिए बात किया। तो इसमें सबसे पहले आपको बिम्स्टिक में कौन से देश हैं बता देना है, सार्क में कौन से देश बता देना है। समझ लो। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। और प्लस स्टैटिक क्या है कि बिम्स्टिक और सार्क क्या होता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने देश हैं, मैप बना के बता दो। क्वाड देखो ये करंट अफेयर्स का है। क्वाड में भारत की भागीदारी और औचित्य की विवेचना करनी हुई है। क्वाड ग्रुप है ना, US है जिसमें रशिया है, इंडिया है, जापान है ना, तो वो पूछ रहा था आपसे, बहुत सिंपल सी चीज़। करंट का है, देखो IR का सवाल। G20 ये भी करंट का है। भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, देखो भारत ने अध्यक्षता करी थी ना
करंट अफेयर्स का सवाल है। IR जितना है करंट से रिलेटेड है, गवर्नेंस जितना है करंट से रिलेटेड है। 60% वेटेज है GS2 में करंट का, समझ रहे हो। यही GS3 में भी करंट अफेयर्स बहुत आती है। सिर्फ GS1 और GS4 स्टैटिक है, बाकी 2-3 करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। जैसे नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। जैसे मोदी जी पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगता है, इन सब के बारे में बता दो। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाता है, समझ लो, ये सब बताना। हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया अकोमोडेट द डाइवर्स नीड। तो ये सब चीज़ें देखो, अधिकारी बनना है ना तो मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। आप देखते हो प्रीलिम्स में झुंड आता है और मेंस में सिर्फ क्रीम रह जाती है, 5,000 6,000 बच्चे रहते हैं। वो बहुत क्लासी और क्रीमी बच्चा होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा, वो आज नहीं कहीं ना कहीं कल ना कल सेलेक्ट हो जाएगा, समझो। प्रीलिम्स में इतना झुंड रहता है, वो जो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखता है, एक वीडियो देख के छोड़ दी, जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, अपने आप की घिसाई करते हैं, वही जाके समाज में फिर अधिकारी बन के तैयार होते हैं दोस्तों। विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं, ये बताना करंट अफेयर्स का सवाल। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया, तो ये तो आपको अब यूपी जीके में मिल जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट करना। देखो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज था ना सब्जेक्ट सिलेबस में, वही डायरेक्ट सवाल आ गया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध में यानी यूपी की स्कीम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये देखिए डायरेक्ट सवाल है। नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। व्हाट इज सिटीजन चार्टर, डायरेक्ट सवाल, सिटीजन चार्टर पूछता है, तो इसकी आपको डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। आपको कहीं बार बार इधर उधर की 100 बुकें नहीं इकट्ठा करनी है, आपको एक कंपाइलेशन लेना है GS1 से 6 तक, सारा उसी में मिल जाएगा, उसी को पढ़ के सिलेक्शन पक्का है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन का विश्लेषण करना है ना, कि इंडिया इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप, ये सब बता देना कि क्यों रेडी है, भारत का ट्रेड बढ़ रहा है, कैसे इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम हर क्वाड ग्रुप हो, G20 हो, सब में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ लो। भारतीय और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, FDI है भारत में का, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज है, ये सब चीज़ें। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं। इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताना। देख रहे हो ना कैसे इंडियन डायस्पोरा दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है ना, ये डायरेक्ट एडिटोरियल का सवाल है ना, एडिटोरियल न्यूज़पेपर में जो आते हैं डायरेक्ट है। तो एडिटोरियल यानी न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, प्लस हम आपको मटेरियल दे देंगे करंट अफेयर्स का ऐड करके, स्टैटिक का मटेरियल पूरा दे देंगे कि आपको परेशान ना होना पड़े, ये बुक खरीदो GS1 की, GS2 की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, नहीं, एक कंपाइलेशन देंगे जिसमें सब होगा दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हो SDM DSP बनने के लिए तत्पर हो, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारे जल्दी से जल्दी अपना पैकेज लीजिए, ताकि आप भी सही पढ़ाई करिए और आंसर राइटिंग देखिए, क्वेश्चंस का एनालिसिस करिए और अच्छे से मेहनत करके दोस्तों कुछ ना कुछ बन के सफल